हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं गोलमेज मेरे साथ। मैं हूं नगमा और इस बार फोकस है चीन पर। चीन पर इसलिए भी क्योंकि भारत और चीन के बीच एक बहुत अहम समझौता हुआ है और 5 सालों के बाद लग रहा है कि जो रिश्तों में बर्फ जमी थी वो कुछ पिघल रही है और चर्चा होगी ब्रिक्स पर भी। आज इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जो 2 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं वो हैं अतुल कुमार और अंतरा घोषाल। बेसिकली ब्रिक्स को एक बैलेंसिंग प्लेटफॉर्म के हिसाब से देख रहे हैं। ब्रिक्स एक बैलेंसिंग प्लेटफॉर्म है जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, उनकी जो एस्पिरेशंस होंगी, उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उसके लिए एक जगह देती है ब्रिक्स। चीन और भारत के रिश्ते सामान्य रहें इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इसके लिए क्या ज़रूरत है या किस किस तरह की अड़चनें हैं इसमें? देखिए, समस्याएं तो बहुत हैं, मतलब हम गिनने बैठे तो पूरे दिन लग जाएंगे, लेकिन अवसर बहुत हैं इसमें। हमें म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी चाहिए। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं गोलमेज मेरे साथ। मैं हूं नगमा और इस बार फोकस है चीन पर। चीन पर इसलिए भी क्योंकि भारत और चीन के बीच एक बहुत अहम समझौता हुआ है और 5 सालों के बाद लग रहा है कि जो रिश्तों में बर्फ जमी थी वो कुछ पिघल रही है और चर्चा होगी ब्रिक्स पर भी, क्योंकि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बस अभी अभी ख़त्म हुआ है, बल्कि चीन और भारत के राष्ट्राध्यक्षों के बीच जो बातचीत हुई है वो ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर ही हुई है। तो फोकस ब्रिक्स और साथ साथ चीन और एक दूसरे से ये जुड़े हैं। ब्रिक्स में भारत और चीन एक बहुत ही अहम सदस्य हैं और आज इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जो 2 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं वो हैं अतुल कुमार और अंतरा घोषाल। दोनों की ही एक्सपर्टीज़ चीन पे भी है और साथ साथ ब्रिक्स पर भी हम समझना चाहेंगे। तो अंतरा, शुरुआत करें अगर हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से। बहुत अहम सदस्य हैं ब्रिक्स के भारत और चीन, रूस वहाँ पर है, सभी के आपस में डिफरेंसेस हैं, बावजूद इसके ये ग्रुप जो है मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। और इस बार हमने देखा कि जब सम्मेलन हुआ तो कुल 10 सदस्य थे, तो इसका एक्रोनिम ब्रिक्स है, उससे आगे बढ़ चुकी है बात और ज़्यादा से ज़्यादा देश शामिल हो रहे हैं। तो एक मल्टी पोलर विकल्प के तौर पे ब्रिक्स को कैसे देखा जाए? नगमा, आपने बिल्कुल सही कहा। ब्रिक्स का रोल अभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। बहुत सारे लोग, आपने जैसे बोला, बहुत सारे देश आजकल इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए। और वो क्यों दिखा रहे हैं? ये सब ऐसे भी कंट्रीज़ है जो वेस्टर्न हेजिमनी जिसको कहते हैं, अमेरिकन हेजिमनी जो कहते हैं, इनसे बहुत परेशान है। इन पे सैंक्शंस चल रहा है या ऐसा सारे देश है जो एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। तो उसके हिसाब से ब्रिक्स एक बहुत ही अच्छा, एक फेयर, जस्ट ऑल्टरनेटिव के हिसाब से देखा जा रहा है। बहुत सारे कंट्रीज उसको ऐसे ही देख रहे हैं। और अभी जैसे आपको पता है कि यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, उधर मिडल ईस्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो एक फीलिंग ऐसा आ रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, जैसे कि जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें वो एक क्राइसिस से जा रहा है जी। वो एक, जैसे कि वो उसके सामने बहुत चैलेंजेस है और वो वीक होता जा रहा है और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। तो ये सारी कंट्रीज़ जो है वो हेज करना चाहते हैं, वो ये जो अनसर्टनिटी हो रहा है इसके अगेंस्ट हेज करना चाहते हैं। तो वो बेसिकली ब्रिक्स को एक बैलेंसिंग प्लेटफॉर्म के हिसाब से देख रहे हैं। ब्रिक्स एक बैलेंसिंग प्लेटफॉर्म है जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, उनकी जो एस्पिरेशंस होंगी, उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उसके लिए एक जगह देती है ब्रिक्स। और ब्रिक्स में ऐसे तमाम देश हैं जिनके आपस में मतभेद होंगे, लेकिन एक गुट के तौर पे ये अतुल जी साथ आ रहे हैं। ब्रिक्स के ही पटल पे भारत और चीन के राष्ट्राध्यक्षों की बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग 5 सालों के बाद आमने सामने बैठे हैं। एक कायदे से द्विपक्षीय बायलैटरल बातचीत हुई है। उसके पहले एक अग्रीमेंट हुआ बॉर्डर पेट्रोलिंग को लेकर, जिसमें हुआ कि चलिए इतने महीनों साल तो गुजर गए हमारे, वो जो झड़प हुआ था 4 साल के बाद में, ये अब हो रहा है। अब क्या बदला है ज़मीन पे, कितना महत्वपूर्ण है ये? भारत और चीन की स्थिति इस समय अब कहाँ पे हैं हम अपने रिश्तों में? देखिए, ये जो मुद्दा चल रहा है अभी पिछले 4 साल से बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। जो गलवान में हुआ था तो 1 साल के बाद धीरे धीरे उस जो समझौते थे वो शुरू हो गए। हमारी WMCC की मीटिंग्स हुई, हमारे कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई, तो धीरे धीरे 5 जगहों पे, कुल 7 जगहों पे हमारी समस्या थी, तो 5 जगहों पे हमने बफर जोन बना लिए थे। मतलब हमारी फ़ौजों और चीन की फ़ौजों के बीच में कुछ किलोमीटर का फासला आ गया था, तो समस्या तो सुलझ गई थी। लेकिन ये जो 2 जगह है जिसको हम देमचौक और तेपसांग बोलते हैं, वहाँ पे ये मुद्दा बहुत पहले से चला आ रहा है। ये 2009 का प्रॉब्लम है जी, जिस पे चाइना भी अड़ा हुआ था और हम भी अड़े हुए थे।
तो जब भी हम प्री 2020 स्टेटस की बात करते हैं तो चीन का कहना है कि मतलब प्री 2020 तो ऑलरेडी हो चुका है। ये जो देपसांग और देमचो के मुद्दे हैं ये तो प्री 2020 2009 के मुद्दे हैं, तो आप इस पर क्यों पुश कर रहे हैं? लेकिन भारत सरकार ने कहा कि नहीं, जब तक बॉर्डर पे कुछ क्लियर समझौता नहीं हो जाता हम बाकी जितने भी मतलब द्विपक्षीय संबंध हैं उसको रोक के रखेंगे। और इस पे पिछले 3-4 साल से हम काफ़ी अड़े हुए हैं जी। तो इसका ये फ़ायदा हुआ है कि धीरे धीरे स्थितियाँ बदली हैं। हमें भी लगा है कि हमें चीन से अपने संबंधों को सुधारना चाहिए, चीन को भी अभी लग रहा है कि उन्हें मतलब ज़्यादा हमसे विवाद खड़े नहीं करने चाहिए। तो उसकी एक झलक है कि हमने धीरे धीरे अब समझौता करना शुरू किया है और उन दो जगहों पे भी अब बफर जोन बनाने की बात चल रही है। पर ये हम मानेंगे अंतरा कि बस एक पहला कदम है, एक स्मॉल स्टेप, कुछ ज़्यादा बदला नहीं है अभी ग्राउंड पे। हाँ, एक्चुअली अभी किसी को भी पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या एग्रीमेंट हुआ है, बिकॉज ये क्लैरिटी है ही नहीं। चीन की तरफ से भी क्लैरिटी नहीं है, इंडिया की तरफ से भी क्लैरिटी नहीं है। तो अभी बस इतना पता है कि दो मतलब कुछ तो एग्रीमेंट है जिसके कारण दोनों साथ में आए हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साथ में आए हैं। कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट ज़रूर है, लेकिन क्या है एक्चुअली में वो अभी किसी को नहीं पता। तो मोटे तौर पे ये बताए कि वहाँ पे पेट्रोलिंग बंद कर दी गई थी, भारतीय सैनिक एक जगह पे जाके गश्त नहीं कर पाते थे। अब जो बातचीत हुई है उसके बाद उन इलाकों में पेट्रोलिंग की इजाज़त दे दी गई है। चीन और भारतीय सैनिक दोनों पेट्रोल गश्त लगा पाएंगे पहले की तरह, उनकी संख्या को कम कर दिया गया है। पर इससे क्या हासिल होगा? बहुत अच्छी बात है, एक सकारात्मक माहौल बना और प्रधानमंत्री को मिलना था शी जिनपिंग से। दोनों की बातचीत के पहले एक अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। ट्रेड के ऊपर वहाँ पर काफ़ी बातचीत हुई है क्योंकि ट्रेड पर सबकी नज़र थी, भारत चीन के बीच ट्रेड रुक नहीं सकता। लेकिन जो अभी डिसएंगेजमेंट, फिर डी-एस्केलेशन और उसके बाद नॉर्मल सी, तो लंबा सफ़र है अभी। क्या इसके बाद अगला कदम ये भी हुआ है कि स्पेशल ऑनवॉयज़ होंगे, वो बातचीत करते रहेंगे, जिसमें हमारे NSA हैं, उधर के विदेश मंत्री हैं, उनकी बातचीत होगी। तो इस पे कुछ इससे भरोसा जगता है क्योंकि चीन के साथ हमेशा कहते हैं कि वादा करते हैं लेकिन पीछे हट जाते हैं, दे डू नॉट वॉक द टॉक। देखिए, मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था रूस में कि हमें म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी चाहिए। ट्रस्ट तो होने से रहा, मतलब भारत और चीन के बीच में कितना समय लगेगा फिर से दोबारा ट्रस्ट बिल्ड करने में, ये तो अलग है। और ये ट्रस्ट टूटा गालवान में, उसके पहले भी टूटता ही रहा है। थोड़ा थोड़ा तो टूटा, डोकलाम से ही शुरू हो गया था। और अच्छी बात यह है कि 2017 में जो डोकलाम का विवाद हुआ था वो भी जाके ब्रिक्स के समिट में ही सुधरा था, मतलब वो भी समझौता ब्रिक्स में ही हुआ है। और इस बार का भी समझौता ब्रिक्स में ही हुआ है। तो एक तरह से चीनी कोशिश भी रही है कि ब्रिक्स को एक मेजर प्लेटफॉर्म के रूप में एक उभरने का मौका दिया जाए। बाकी जहाँ तक रही डिसएंगेजमेंट की बात, तो जब बफर जोन्स बने थे तभी ये बात हुई थी कि ये एक टेम्प्रोरी अरेंजमेंट है, पेट्रोलिंग ना हम करेंगे ना आप करेंगे, बस बशर्ते हम इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोलिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी जब सारे मुद्दों पे, सारे जगह पे डिसएंगेजमेंट की बात हो रही है, तब हो रहा है कि हम फिर से पेट्रोलिंग स्टार्ट करेंगे। अब इसमें यह है कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारी फ़ौजें पहले जाती थी, जिसमें से 11 या 12 जो पेट्रोलिंग है जिस पे मेन विवाद है। अब उस पर कितना सहमति बनी है, कहाँ तक हम जा पाएंगे, अब ये धीरे धीरे जो SR मीटिंग शुरू होंगी, डोभाल साहब जाएंगे, वांगी साहब आएंगे, तो उसमें क्लियर होगा। लेकिन अभी मेन समस्या ये है कि चीन की फ़ौजों ने बहुत बड़ा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है। थिएनमनथिएन, हावथिएन, जो जितने भी पोस्ट हैं उनकी बहुत सारी फ़ौजें वहाँ पे अभी डिप्लॉयड हैं। तो उनको हटाने के लिए वो कितना राजी होंगे, ये एक बहुत बड़ा इशू है। इस पे तो कोई क्लैरिटी भी नहीं है कोई अभी, क्लैरिटी, क्योंकि वो डी-एस्केलेशन में आ जाएगा कि आप फौज वहाँ से हटा रहे हैं। हाँ, डिसएंगेजमेंट का मतलब हुआ कि हम जो आमने सामने तैनात थे वहाँ से हम थोड़ा पीछे हट गए। डी-एस्केलेशन का मतलब हुआ कि हम पूरे एरिया से पीछे हट के थोड़ा अपनी फ़ौजों को डिप्लॉय करेंगे और हम मेजर्स ऐसे डालेंगे कि फिर फ़ौजें आप सामने तैनात ना हो। जी, तो प्री 2020 की स्थिति की बात हो रही है ना, तो सब लोग समझ लें ये चीज़, ले मैं इसको दोहरा रही हूँ कि प्री 2020 स्थिति थी क्या, कहाँ था भारत, कहाँ चीन, कितने पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे हम पेट्रोल करते थे, कहाँ पे चीन पेट्रोल करता था, अभी की स्थिति क्या हो गई है, क्या थी पहले? जैसा मैंने बताया, पहले हमारी 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स थी। तो जो एरियाज प्री 2020 है, हाँ, बिफोर द गालवन क्लैश, बिफोर गालवन। तो उसमें क्या होता था कि मतलब जो एरिया है जिसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, वो इतना क्लियर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बाउंड्री के पिलर्स लगे हुए हैं जहाँ हम जाते हैं वापस आए नहीं, वो तो एक 3488 किलोमीटर का रीजन है। तो हम बोलते हैं कि अच्छा वहाँ तक मेरा है, वो बोलते हैं कि वहाँ तक मेरा है, उस पे भी तो हमने कुछ कुछ जगह बनाया कि हम यहाँ तक जाएंगे, देख के आएंगे कि इसमें उनकी कोई मतलब इंक्रोचमेंट तो नहीं हो रही है।
वो फिंगर एरियाज जो हैं जहाँ हाँ, पे हम जो करते जो हैं। फिंगर एरियाज़ हैं या फिर हॉट स्प्रिंग्स हैं या फिर गोगरा है, गोगरा। हाँ, जो भी एरियाज़ हैं, तो हम जाके देख के आते थे। वैसा ही वो भी करते थे, मतलब चीनी पेट्रोल भी आती थी, देख के जाती थी। गलवान में क्या हुआ कि उन्होंने आके अपना डिप्लॉयमेंट कर दिया, बोला कि आप पेट्रोल करने नहीं जा सकते। तो वहाँ से विवाद खड़ा हुआ और उसके बाद से झगड़ा हुआ, वो तो अलग बात है। तो अभी पेट्रोलिंग शुरू हुई है, इसका मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि वापस हम प्री 2020 स्टेटस को में जा पाएँ। अब ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि किस तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं, इसके बाद कहाँ तक मतलब हम इसमें सफलता पा पाते हैं। क्योंकि देखिए, चीन से हमारे पहले 4-5 मेन एग्रीमेंट हो चुके हैं। 93 में भी हुआ, 96 में भी हुआ, 2012 में भी हुआ। लेकिन जब गलवान में हुआ है, वो सारे एग्रीमेंट्स को उन्होंने धत्ता बता दिया। 2018 में वो वुहान कंसेंसस हुआ था, उसके हाँ। तहत क्या होना था? कुछ नहीं हुआ। और जब आप इतने सारे एग्रीमेंट, मतलब फॉर्मल बायलैटरल एग्रीमेंट कंक्लूड करते हैं, उसके बाद भी आप वही करते हैं जो आपका पावर आपको इशू करता है, तो फिर उनके साथ एग्रीमेंट और ट्रस्ट बिल्डिंग थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। बट अंतरा, क्या इस वक्त भारत की स्थिति है, कितना ज़रूरी है भारत को भी एंगेज करना, और चीन की भी क्या ज़रूरत है भारत के साथ एंगेज करें, क्योंकि ट्रेड एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है दोनों के रिश्तों का। हाँ बिल्कुल, सिर्फ ट्रेड ही नहीं है। जैसे कि आपको पता है, ये ग्रेट पावर कंपटीशन, चाइना यूएस का रिलेशन काफ़ी अभी क्रिटिकल है। तो चाइना भी चाहते हैं कि आपको पता है ताइवान के इशू है वहाँ पे, तो वो चाहते हैं कि एक मतलब इंडिया के साथ एक ऐसा वर्किंग रिलेशनशिप वो तैयार करे ताकि उनको वेस्टर्न फ्रंट पे ज़्यादा फोकस ना करना पड़े जी, ताकि वो ज़्यादा फोकस ताइवान के ऊपर कर सके। और जो रेजुविनेशन ऑफ चाइनीज़ नेशन वो कहते हैं, ताइवान को चाइना के अंदर लाके, तो वो चीज़ वो अचीव कर सके। तो इसके लिए उनका इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक फैक्टर है चाइना के लिए इंडिया के साथ फिर से इंगेज करने तो का। व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? फिर से एंगेज करने की बात चीन कर रहा है, पर क्या हम ये कह सकते हैं कि चीन ने एक तरह से कुछ बैक ट्रैक किया है, या चीन ने कोई रीसेट किया है, अपनी स्ट्रैटेजी कुछ और सोची है, कुछ बदलाव चीन के एटीट्यूड में लग रहा है? बदलाव तो देखिए, बदलाव तो है क्योंकि देयर हैज़ बीन अ एग्रीमेंट, तो कोई बदलाव तो है ही, पॉजिटिव बदलाव है। लेकिन अभी मैं चाइना के जो डिस्कशंस होते हैं वो भी मैं देख रही थी, चाइनीज स्कॉलर्स, वहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं हाँ, चाइना में? वो भी हमारी तरह ही हमारे जो डिस्कशन हो रहे हैं कुछ उसी तरीके से उनका भी डिस्कशन हो रहा है। उनका भी ट्रस्ट इश्यू है अगेंस्ट इंडिया, और सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है कि इम्प्लीमेंटेशन, ये जो एग्रीमेंट हुआ है उसको हम कैसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑन बॉर्डर, और जो इकोनॉमिक एक्सचेंजेस है इंडिया और चाइना के बीच में, अगर ये सक्सेसफुली हो सकता है, देन ओनली हम लोग वापस उसी जगह पे जा सकते हैं। चाइना इंडिया रिलेशन वापस अच्छे एक बैक टू पॉजिटिव साइड जा सकते बैक टू पॉजिटिव साइड। बट ये चाइना इंडिया रिलेशन में कई बड़े ऐसे झटके लगे हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो अड़चन हैं, चाहे वो पाकिस्तान की ही बात हो जिसे लेकर चाइना का एक रुख है भारत का, कई ऐसे आतंकी जो जहाँ में भारत में वांटेड है, वहाँ पर चीन ने उसे वीटो किया, ब्लॉक किया है। तो चीन और भारत के रिश्ते सामान्य रहें इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, ये इसके लिए क्या ज़रूरत है, या किस किस तरह की अड़चनें हैं इसमें? देखिए, समस्याएं तो बहुत हैं, मतलब हम गिनने बैठें तो पूरे दिन लग जाएंगे, लेकिन अवसर बहुत हैं इसमें। और अवसर के हिसाब से मैं आपको दो एरिया से फोकस करूंगा। एक तो है ट्रेड हमारा। अभी जैसे 125 बिलियन के आसपास में हमारा ट्रेड है, बायलैटरल इंडिया चाइना ट्रेड, जिसमें से सिर्फ 16 बिलियन हम एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी 108-109 बिलियन डॉलर का हम इंपोर्ट करते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम इतना सारा चाइना से इंपोर्ट करें, या फिर हम चाइनीज़ कंपनियों को इनवाइट करें कि वो आए यहाँ पे इन्वेस्ट करें, ताकि हमें फॉरेन एक्सचेंज में बाई नहीं करना पड़े और यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन हो पाए। तो हमारे ट्रेड के लिए तो बहुत ज़रूरी है। चाइना के लिए भी ये अवसर है कि उनके पास इंडस्ट्रियल ओवर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर उनकी खपत 100 सामान की है तो 1000 सामान बना रहे हैं, लेकिन उसको कहीं बेच नहीं पा रहे हैं क्योंकि यूरोप से उन्होंने प्यूनिटिव टैरिफ्स शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने उन पे 100% टैरिफ, ट्रम्प साहब तो 200% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, कनाडा ने टैरिफ लगा दिया है। तो इतना बड़ा मार्केट जहाँ उनके सामान की खपत हो सके वो इंडिया ही है जी। और इन्हें पता है शी जिनपिंग को कि अभी कोई भी चुन के आए अमेरिका में, चाइना के लिए जो पॉलिसी है वो बहुत बदलेगी नहीं।
इनफैक्ट ज़्यादा चांसेस हैं कि मिस्टर ट्रम्प फिर दोबारा आएंगे और अमेरिका और चाइना रिलेशंस हो सकता है इससे और भी बुरी हालत में पहुंचे, क्योंकि वो बहुत ट्रांजैक्शनल है, वो बहुत व्यापारिक रिश्ते रखना चाहते हैं, चाहे वो उनके दुश्मन हो या उनके दोस्त हो। तो अगर उनको चाइना से फ़ायदा नहीं है तो फिर वो बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बार चूँकि हम भारत चाइना की बात कर रहे हैं तो एक रिकैप करना चाहेंगे कि कितनी बार इस तरह की पॉजिटिव बातें हुई हैं और बार बार झटका लगा है, क्योंकि एक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है इंडिया को, चाहे वो वुहान हो, चाहे वो बाकी जगहों पर जैसे बाली में भी और जोहान्सबर्ग में भी एक इनफॉर्मल बातचीत हुई थी, लेकिन बात जहां अटकी है उससे आगे नहीं बढ़ी है। ट्रेड चलता रहा है पर बॉर्डर इश्यूज जो वो वही हैं। तो पिछले इससे इतिहास से क्या सबक मिलता है हमें? देखिए, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम फॉरेन पॉलिसी में भी इमोशंस लेके चले आते हैं। तो उस हिसाब में क्या बदलाव की अब ज़रूरत है फॉरेन पॉलिसी में? माइनस वी शुड डू अवे विद इमोशन और प्रैग्मेटिक तरीके से आगे बढ़ने की। हमें आंखें खोल के ये संबंध रखना है और भरोसा तो मतलब हटा देना है। जैसे एज कॉशियस ऑप्टिमिज्म, कॉशियस रियलिज्म रखना है। चीन को क्या ज़रूरत है, हमें क्या ज़रूरत है, हमें उस पर ज़्यादा फोकस करें, बाकी चीज़ें अपने आप सुधरेंगी, क्योंकि दोनों राइजिंग पावर्स हैं और कंपटीशन तो जायज़ है, कंपटीशन होना ही होना है। अब आगे क्या होगा देखेंगे। बट अंतरा, ये बहुत बड़ा कंसर्न है ट्रेड डेफिसिट का, जैसा अतुल ने अभी भी बताया, एंड उसके लिए भारत को सोचना है, क्योंकि आप ट्रेड डेफिसिट 100 बिलियन से ऊपर का है। हाँ, तो इसीलिए जैसे आपने सुना होगा, ये हमारे जो इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट आया था उसमें भी आया था कि हमें चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स और लाना चाहिए इंडिया में। तो इसी के लिए हम लोग अभी देख रहे कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स ला सकते हैं, क्योंकि हम लोग चाइना पड़ोसी मुल्क है और हमारा संबंध उतना एक ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी है। तो इसलिए हमें पर्टिकुलरली थोड़ा सा कंसर्न रहना पड़ता है और थोड़ा देखना पड़ता है कि कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो स्ट्रेटेजिक नहीं है, कौन कौन से सेक्टर्स को हम चाइना के इन्वेस्टमेंट के लिए खोल सकते, दे सकते वो अपॉर्चुनिटी। तो इस पे अभी काफ़ी डिबेट्स हो रहे हैं इंडिया में अबाउट चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाकी देशों में भी इसी पे डिबेट्स हो रहा है कि कैसे चाइनीज़, इवन EU में भी हो रहा है, अमेरिका में भी। आई थिंक ट्रम्प ने बोला है कि इफ़ ही कम्स टू पावर तब वो देखेंगे कि चाइनीज़ जो EVs और ये सब जो है न्यू एनर्जी व्हीकल्स ये सब है जो उनका इन्वेस्टमेंट्स कैसे अमेरिका में भी ला सकते हैं। तो हम भी ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि कैसे प्रोडक्टिवली एंगेज कर सकते हैं चाइना को। चाइना को तो हम वी कांट फॉरगेट चाइना, है ना, हमें एंगेज तो करना ही है, एक पॉजिटिव नोट में एंगेज करना है। तो उसी के बारे में अभी हम डिस्कशन चल रहा है। अगर मैं कुछ जोड़ सकूँ इसमें, मेन क्या है, हमारे साथ समस्या क्या है कि हमारा जो FDI इनफ्लो है बहुत कम हो गया है। पिछले 2-3 सालों में FDI में बहुत काफ़ी गिरावट आई है, क्योंकि जहाँ जहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रहे थे वहाँ झगड़ा लगा हुआ है। अब चाहे यूरोप को देख लें, रूस को देख लें, अमेरिका को देख लें, हर जगह इंगेज है। तो इन्वेस्टमेंट में वो लोग काफ़ी डरे हुए हैं। और चाइना के पास इन्वेस्टमेंट करने की काफ़ी काबिलियत है, बहुत सारा पैसा उनके पास पड़ा हुआ है और वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका CPEC पाकिस्तान में फेल हो रहा है, उनका चाइना नेपाल रिलेशन भी फेल हो रहा है, क्योंकि नेपाल के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। उन्होंने पहले सोचा था कि नेपाल के थ्रू वो इंडिया से ट्रेड कर पाएंगे, वो ट्रेड नहीं कर पाए। उनका म्यांमार वाला भी फेल हो रहा है, क्योंकि म्यांमार में बहुत बुरी हालत है। तो इस पूरे रीजन में इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहाँ वो काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हमें भी इन्वेस्टमेंट, हमें उनके पैसों की ज़रूरत है। तो चीन की ज़रूरत है कि वो निवेश करें, हमें ज़रूरत है कि हमारे यहाँ निवेश किया जाए, और भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जहाँ पर शांति और स्थिरता है, इसलिए एक कंड्यूसिव मार्केट है चीन के लिए भी। तो उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जैसे इन्होंने CPEC की बात कहा, फिर चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के बात कहा, वहाँ पे डोमेस्टिक बैकलैश भी बहुत है। वो सोचते हैं कि ऐसे अनस्टेबल कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करके उनके नुकसान हो रहा है, चीन के नुकसान हो रहा है। तो देयर इज़ लॉट ऑफ डोमेस्टिक बैकलैश अगेंस्ट BRI। तो उस हिसाब से इंडिया एक ऐसा ही, जैसे अतुल जी ने कहा कि एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे आप चीन इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट वहाँ पे भी वही इश्यू है, ट्रस्ट इश्यू। वहाँ पे भी अगर आप पब्लिक ओपिनियन ले तो वो बहुत वो भी सवाल है कि क्या इस ट्रस्ट इशू के बावजूद ऐसे क्षेत्र हैं, और ये शायद करना ही पड़ेगा, जहाँ पर हम दोनों देश एक दूसरे के साथ व्यापार हो, निवेश हो, उसमें आगे बढ़ें
और बाकी बातें वो साथ साथ चलती रहें, जहाँ पर झगड़ा सुलझा नहीं है। तो अंतरा वापस ब्रिक्स पे आते हैं। ब्रिक्स में नए सदस्य जुड़े, 10 थे कुल, और 30 और देशों ने इसमें इच्छा जताई है कि वो शामिल होना चाहते हैं। तो ब्रिक्स का जो ये आकर्षण है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्यों, और अमेरिका के लिए इसके क्या मतलब हैं? हाँ, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये आकर्षण जो है ब्रिक्स के प्रति, ये एक्चुअली बहुत सारे देश इसको एक ऑल्टरनेटिव की तरह देख रहे हैं, ऑल्टरनेटिव अगेंस्ट वेस्टर्न हेजिमनी और अमेरिकन हेजिमनी। तो ये एक कारण है कि इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ इसके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। और एक जो मैंने आपको बताया हेजिंग के हिसाब से कि अब अनसर्टेनिटी इतना बढ़ गया है कि अब कल क्या होगा, अमेरिका का पावर डिक्लाइन होगा, इंक्रीज़ होगा, क्या होगा किसी को नहीं पता। तो एक हेजिंग की तरह एक ब्रिक्स को देखा जा रहा है, बैलेंस की तरह, एक बैलेंसिंग फोरम की तरह जी। और अमेरिकन्स ऑफ कोर्स द वेस्टर्न, पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो काफ़ी कंसर्न्ड है। ये जो ब्रिक्स का जो आकर्षण जिसको आपने बताया, ये जो बढ़ रहा है, ये G7 कंट्रीज़ के ऊपर काफ़ी एक कंसर्न की तरह देखा जा रहा है। और उन्हें लग रहा है कि ब्रिक्स जैसे जिस हिसाब से वो बढ़ रहे हैं वो G7 के एक थ्रेट है, G7 कंट्रीज़ के लिए एक थ्रेट है। तो अगर मैं जैसे चाइनीज़ लिटरेचर पढ़ रही थी तो उनका मानना ये है कि जैसे बहुत सारे कंट्रीज़ पहले इच्छा जताए कि ये ब्रिक्स जो कज़ान समिट हो रहा है उसमें आएंगे, उनके हेड ऑफ स्टेट्स आएंगे, पर वो आ नहीं पाए क्योंकि देयर इज़ दिस डिप्लोमेसी जो अमेरिकन्स के साइड से, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साइड से हो रहा है, उनके प्रेशर टैक्टिक किया जा रहा है कि वो ताकि कज़ान समिट में नहीं ज्वाइन करे। एक एग्जांपल हो गया जैसे कि ब्राज़ील का एग्जांपल हो गया, जैसे कि सऊदी अरेबिया के एग्जांपल हो गया। ये जैसे कि सऊदी अरेबिया के लिए ब्रिक्स डेब्यू होता, लेकिन वो नहीं आए, उनके जो हेड ऑफ स्टेट है वो नहीं आ पाए। तो ये माना जा रहा है कि ये एक डिप्लोमेसी बैकग्राउंड में चल रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से, जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है। इनफैक्ट लॉट ऑफ चाइनीज़ स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि ये जो इंडिया के साथ जो कनाडा का भी प्रॉब्लम चल रहा है, हाँ, ये भी एक तरीके से प्रेशर टैक्टिक है ताकि इंडिया ब्रिक्स में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन उतना ना हो, या इंडिया एक वेस्टर्न जो एजेंडा है उस पे टो द लाइन करे, जो कि भारत अभी नहीं कर रहा है। हाँ, अभी नहीं कर रहा है। इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखी है, चाहे रूस यूक्रेन हो, चाहे इजराइल पैलेस्टाइन हो। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि कैसे जियोपॉलिटिक्स इसमें अपना खेल करती है ताकि उस तरह का दबाव बनाया जाए। और अपने महत्वपूर्ण बातें कहीं कि ब्राज़ील शामिल नहीं हुआ, मतलब वहाँ से रिप्रेजेंटेशन आया लेकिन हेड ऑफ स्टेट नहीं आए, और सऊदी अरेबिया में से MBS नहीं आए। तो ये बातें हैं। पर चीन और भारत जो है और ब्रिक्स दोनों बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं ब्रिक्स के, और दोनों के आपस में कई मतभेद भी हैं जो अभी सुलझे नहीं हैं, जिनकी कोशिश हो रही है। बट इन दोनों का साथ आना ब्रिक्स के हिसाब से भी ब्रिक्स की कामयाबी के लिए कितना ज़रूरी है? हाँ, ये जैसे कि अगर मैं चाइनीज़ लिटरेचर को रेफ़र करती हूँ तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा चाइना और इंडिया का साथ में आने का, कि वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, ब्रिक्स कंट्रीज़ एज अ होल प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि ब्रिक्स एक यूनाइटेड एंटिटी है। बिकॉज चाइना इंडिया का जो डिफरेंसेस है ये ब्रिक्स के लिए अच्छा नहीं है। ब्रिक्स का जो पावर है वो प्रोजेक्ट करने के लिए अच्छा नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा इंडिया और चाइना को एक जगह एक टेबल पे लाने की। फोर्स है, एक गोंद है जो भारत और चीन को साथ ला सकता है। ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स की कामयाबी भी इस पर निर्भर करेगी बहुत हद तक। मतलब अगर आप पीछे भी देखें तो 2017 में जो डोकलाम विवाद हुआ था उसका भी सॉल्यूशन फिर ब्रिक्स मीटिंग में हुआ था। और अगर शी जिनपिंग साहब चाहते तो पिछले साल G20 की मीटिंग में इंडिया आ सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस साल ब्रिक्स की मीटिंग में ही इसका समझौता चुना है। तो एक तरफ से कोशिश भी जारी है कि ब्रिक्स को एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म की तरफ उभारा जाए, और एक काफ़ी अच्छी कोशिश भी है। फिर उसके बाद ये भी है कि अगर आप देखें 2014 में जब मोदी साहब आए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, 2014 से 2019 तक उन्होंने 18 बार शी जिनपिंग से मुलाकात की, 18 बार। उसके बाद 2019 के बाद ये 2024 में पहली बायलैटरल मीटिंग है। तो इसका महत्व तो काफ़ी है, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। अभी बहुत सारे रास्ते हैं जो हमें कवर करने हैं, अभी इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो बस एक शुरुआत है, एक अच्छी शुरुआत है। और ये भी एक अच्छी बात है कि एक पहल तो हुई है कि 5 सालों में एक मुलाकात हुई है दोनों नेताओं की, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी,
और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान तमाम चीज़ों के अलावा इस बायलैटरल पर सबसे ज़्यादा निगाहें थी। लेकिन चीन के साथ जैसा हमेशा हुआ है कि एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म की ज़रूरत है, प्रैग्मेटिज्म की भी, एक व्यवहारिकता की ज़रूरत है अब चीन और भारत के रिश्तों में, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे फ्रंट पे बंद नहीं हो सकती, वो भी आगे बढ़ेंगी और बातचीत जहाँ जहाँ मामले उलझे हुए हैं वो अपनी जगह आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद आपका अतुल और अंतरा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज गोलमेज़ में हमारे साथ इतना ही।